मेरा नाम तेज साहू है और मैंने अपना मास्टर ऑफ जर्नलिज्म कुशाभाऊ ठाकरे से किया है। अलग अलग शहरों में पत्रकारिता कैसी है या युवा ऊर्जा कैसे है, सब लोगों से मुलाकात होती है और बहुत मकबूल लोगों से मुलाकात होती है जो टाइकून है जर्नलिज्म में, चाहे वो सौरभ द्विवेदी जी हो। अलग अलग विधा के लोगों से जब मुलाकात होती है तो यही समझ में आता है कि आपके शहर और आपकी जो देशज बोली भाषा है, आप उससे प्रेम करें, माया करें, उसके बाद आपको शोहरत बहुत कुछ मिलती है। तो इस आयोजन में अंश होटल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हम जब आए तो होता है कि आपको आश्रय रहने के लिए कहाँ, कैसे। तो अंश होटल की जब बात आई तो लक्ष्मी भाई और हम लोग आए, मैनेजर साहब बहुत बहुत अच्छे हैं, फिर हमारी उनसे बातचीत हुई। के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हम पखारे तोर पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सोहे बिटिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुनहा खाने के लुगरा हरियर, तोरे बोली हवे सुखर मैना, अचरा तोरे डोलावे पूरवैया, महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। वो छत्तीसगढ़ मातारी की कार्यक्रम तेज जी कुछ दिनों पहले घर पर आए थे मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि एक लोक माइक संगवारी कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। उन्होंने मुझे बताया कि साहित्य पर भी आप कुछ बोलिए। तो साहित्य की बातें जब मैं करता हूँ या आपको बताना चाहूँगा कि एक समय था जब हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा जी, कबीर जी के दोहे, मुनव्वर राणा, राहत इंदौरी जी, अनेक ऐसे कवि हमारे देश में रहे हैं, नीरज जी, जिनके गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। वो कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। मुंशी प्रेमचंद जी हैं जिनका उपन्यास आज भी प्रासंगिक है, जो वर्षों पश्चात भी जनमानस पर कायम है। मुझे दुख इस बात का होता है कि वर्तमान में माता पिता ये चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा आदमी बने। पढ़ाई से डिग्रियां मिलती है, परंतु साहित्य से करुणा मिलता है, प्रेम मिलता है, भाईचारा मिलता है, अभिव्यक्ति मिलती है। और साहित्यकार जब भी कुछ लिखता है तो वो कुछ समाज को देना चाहता है। आप जब पढ़ते हो तो आप पढ़ने के उपरांत लिखी बातों से समृद्ध होते हो, आपको ज्ञान का प्रकाश मिलता है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ के डिग्री आपको मिल रही है, आप समाज को धनोपार्जन करके कुछ आप नौकरी करके अपना घर परिवार को आप देखते हो। परंतु साहित्य जो है वो एक प्रसव वेदना के समान है। व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है। आप लिखना चाहते हो, आप लिख नहीं पाओगे जब तक आपका मन कोमल ना हो, जब तक आपके अंदर में बिल्कुल संवेदना जड़ तक हो, तब आप समाज को कुछ देते हैं। मैं, आप सब युवा पीढ़ी हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पढ़ें, कुछ लिखें। लिखेंगे तो आपके अंदर जो भावनाएं होंगी, आप लिखिए, कुछ भी लिखिए, भावनाएं आपकी आएंगी
वो जब आती हैं, भावनाएं आती हैं, तो वो सकारात्मक ही आती हैं। आप कभी भी समाज में आदमी कुछ भी लिखता, समाज को देना चाहता है, तो वो हमेशा सकारात्मक चीज़ें ही देता है जो समाज के काम आती है। आज वृद्ध दिवस है, रमाकांत चौबे जी भी बैठे, मेरे आदरणीय और आदरणीय सुभाष भी अभी हैं, और मैं आपको एक वृद्ध दिवस पर मेरी दर्पण की एक कविता आपको बताना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। एक बुजुर्ग अपने बच्चों को, समाज को क्या कहना चाह रहे हैं कि बूढ़ा हो गया हूँ मैं, कि बूढ़ा हो गया हूँ मैं, मुखिया था कभी अपने आशियाने का, आज थका थका सा, टूटा टूटा सा, हारा हारा समय, मेरे लड़खड़ाते कदम, पोपली जवान, धरा को घुरती, आसमां से कुछ मांगती सी, मेरी बलिष्ठ भुजाएं, मेरी बलिष्ठ भुजाएं शिथिल हो सूख सी गई हैं, आधी अधूरी नींद में शरीर जरूर, मन चेतन तो है, अशक्त घर के किसी कोने में अस्तित्व मेरा कायम सा, अन्यासित मेरा सफ़रनामा। अब वो अपने बच्चों को बोलना चाह रहा है कि अन्यासित मेरा सफ़रनामा, तुझे झकझोरता क्यों नहीं, वक्त निकालने कचोड़ता क्यों नहीं, जहाँ मैं आज हूँ उस सफ़र में शायद तुम कल हो, बूढ़ा हो गया हूँ मैं, मुखिया था कभी अपने आशियाने। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण रचना। ऐसे समय में जब एक ओर तो हम बुजुर्गों की बात करते हैं और दूसरी ओर वृद्धाश्रम लगातार बढ़ रहे हैं, कि मुझे याद आता है सर कि एक बार रायपुर में एक पेड़ कट रहा था, तो उस समय में एक पेड़, कितनी सारी यादें हैं उनके पास में, कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, या मुझे सब याद है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, क्यों? क्योंकि तुम सुनना ही नहीं चाहते। तो आज जब हमारे बुजुर्ग और हमारे जो सियान हैं उनके पास इतने सारे अनुभव हैं, तो संवाद की जानी चाहिए। इसलिए भी हमने रखा कि लोकमय के माध्यम से हम संवाद स्थापित करें उन तमाम लोगों तक जो कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और अपने ब्रांड के बारे में बताएं प्लीज़। तो सभी को पहले नमस्कार मेरा। मैं राहुल, यहीं का मैं रहने वाला हूँ, रायगढ़ का। तो स्कूल भी मेरी यहीं से हुई। चित्रकारी की पहले बात कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरा पहला काम है। तो शुरुआत से मतलब स्कूल से ही धीरे धीरे मेरा मन लगता था चित्रकारी में। मैं बहुत स्ट्रगल किया पहले, लगता था कि हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाता था। बहुत स्ट्रगल करने के बाद घर वाले लोगों को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्योंकि कोशिश कर रहा है, हार नहीं मान रहा है। तो मेरे लंबे सफ़र को देख के वो लोगों ने एक जगह मुझे डाला कि नहीं, अब तू सीख, अगर तुझे इच्छा है तो कर सकता है तो ज़रूर कर। और चूँकि रायगढ़ शहर में मतलब चित्रकारी साहित्य अभी उस तरीके से नहीं था, और या अभी शुरुआत बहुत अच्छा है, और एक करियर बनाना, जब मैं शुरू किया चित्रकारी करना और जब अपने घर में आके कहा कि मुझे करियर बनाना है, तो थोड़ा सा मेरे घर वालों को भी लगा कि नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, कि एक हॉबी, एक मन है करने का, ये सोच के करना कर सकता है, लेकिन इसमें प्रोफेशन इसको बनाना, हॉबी को अपने। तो उनको थोड़ा सा निराशा हुआ, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं भी डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, जो कि मुझे एक समय लगने लगा कि नहीं, मेरे बस का वो चीज़ नहीं है। अब या तो बस का नहीं है या मेरे इच्छा इधर ज़्यादा है कलाकारी में। तो मैं बहुत कोशिश किया कि नहीं, मैं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं कुछ ना कुछ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे तो कुछ ना कुछ इसका निकलेगा अंजाम। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कठिन था, और फिर बहुत बातचीत करने के बाद, बहुत परेशानी झेलने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं अपना करियर भी इसी में बनाऊँ। तो मैं अहमदाबाद पढ़ाई करने गया इसका, चूँकि मैं ऑल इंडिया एग्ज़ाम निकाला इसकी, जो हमारी कॉलेज है उसका नाम NID है, वहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ ग्राफिक डिज़ाइन और इलस्ट्रेशन में। तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी शिक्षा मिला। इस जब ये चालू हो रही थी, मैं जब कॉलेज जा रहा था, तो काफ़ी मेरे आसपास के लोग थे जो मुझे बोले कि नहीं,
चित्रकारी, साहित्य सब में भविष्य नहीं बनता है, कमाना तुमको मुश्किल होगा। फिर भी मैं बोला कि कम से कम सुखी तो रहूँगा, मैं जो करूँगा वो मेरे मन के हिसाब से होगा, मैं शांति रहूँगा। क्योंकि एक तस्वीर बना के मुझे जितनी शांति मिलती है, मैं शायद उतना डॉक्टर बन के किसी का इलाज करके नहीं कर पाता उतना शांति। तो मैं सबको समझाता था कि ठीक है, मन की शांति सबसे ज़रूरी चीज़ है। मुझे जो करके मेरे मन को शांति मिलेगी वो मेरे पैसों से ज़्यादा मुझे खुशी देगी। तो फिर मेरी यही थी शुरुआत। और चूँकि मैं अभी ज़्यादा उम्र है नहीं, मैं मात्र 23 साल का हूँ, तो मेरे पास ऐसा बताने के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं। शुरुआत का अपना मैं जर्नी बताया, बस यही था। बहुत महत्वपूर्ण जर्नी है। और कुछ सहयोगी होते हैं, इतना बड़ा आयोजन होता है तो अलग अलग सहयोग करते हैं, तो हमने ऐसे पार्टनर रखा। तो ईवी पार्टनर, उस ब्रांड के बारे में भी कि आपके जो व्यवसाय है। जी, तो चूँकि मैं जैसे बताए तेज जी ने कि मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो मैं घर बैठे कर लेता हूँ काम। उनके लिए मैं काफ़ी कुछ डिज़ाइन भी करता हूँ, और मेरी आर्टिस्ट हूँ तो मैं ड्राइंग ये सब भी करता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें घर पे बैठ के होती है। तो मेरे पिताजी का सजेशन था ये कि क्यों ना, अगर मैं घर पे हूँ तो एक कुछ और भी हम शुरुआत करें। तो शुरुआत करने के लिए मुझे लगा कि आने वाले समय में, और चूँकि बहुत सारी चीज़ों को देख के, बहुत सारे फैक्टर्स को देख के, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जिस तरीके से शुरुआत हो रहा है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रायगढ़ में मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ कि रायगढ़ में बढ़ रही हैं, और आने वाले समय में धीरे धीरे पेट्रोल की दाम बढ़ेगी, और सबको ये चीज़ होगा, लेकिन हम आना जाना तो कहीं नहीं छोड़ेंगे। तो जो जिस तरीके से लोग अपने आप को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ढाल रहे हैं, खुद अपने घरों में ला रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो मुझे लगा कि आने वाले समय की बिजनेस ये काफ़ी सही हो सकती है, व्यवसाय बहुत अच्छी होगी। तो मैं और मेरे पिताजी इसके पीछे काफ़ी मतलब रिसर्च किए कि अगर हमें करना है तो कुछ ऐसा करना है। जैसे कि मेरा पढ़ाई भी था, वो भी मुझे काफ़ी लोगों ने बताया, जो मेरे कॉलेज में थे टीचर्स, उन्होंने बताया कि आज भले इसकी डिमांड थोड़ी कम लगती हो आपको, लेकिन आप आने वाले समय में बहुत अच्छे रहोगे जब सब चीज़ डिजिटल होंगी धीरे धीरे। तो डिजिटल में हम भी डिजिटल ढल सकते हैं, और उसमें काफ़ी हमारा सहयोग ही रहेगा। तो उसी चीज़ को मैं दिमाग में रख के अपना व्यवसाय का भी सोचा कि वर्तमान भले जैसा हो, लेकिन उसमें भविष्य मेरे व्यवसाय का बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसको ही ध्यान रख के मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक शोरूम खोला, जो कि रायगढ़ में फ्रेंड्स कॉलोनी के बगल में है। धीरे धीरे सब ज़माना इलेक्ट्रिक पे ही जा रहा है, और मैं खुद ये अनुभव करता हूँ कि भले मैं आज थोड़ा सा कम हूँ, लोगों को समझाने में तकलीफ हो रहा है, लेकिन एक ज़माना आएगा जब पर्यावरण को भी ध्यान रख के लोग प्रदूषण को कम करेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जाएंगे। प्लस हर किसी के जेब पे पेट्रोल का जो दबाव पड़ रहा है वो भी सबको झेलना मुश्किल है, और जो बिजली खर्च हो रही है वो भी बहुत कम है। तो यही सब सोच के मैं ये बिजनेस शुरू किया। और ये पूरे कार्यक्रम संचालित करने के लिए तेज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पहले तो हम लोगों ने जब ये देखा कि साहित्यकार, हम जानते हैं कि मंच में कई जगह जाना होता है, उसमें आज का मतलब क्या स्थिति है कि उसमें सिर्फ वर्णता ही परोसी जा रही है अगर देखा जाए तो वो साहित्य कहीं ना कहीं अछूता होते जा रहा है। तो हमने छंद सीखा और छंद सिखाना शुरू किया है, जिसमें क्या है, अभी कविता चली गांव की ओर, गांव जाकर कविता सिखाया जा रहा है, और स्कूलों में जाके अब हम दोहा, रोला, चौपाई लिखना सिखा रहे हैं। बच्चे अब याद नहीं करेंगे कि सिर्फ तुलसीदास जी के, मैं किसी पर नहीं कोट नहीं करना चाहता कि ये रचनाएं सिर्फ नहीं, बच्चे खुद जाने कि दोहा क्या होता है, 13-11 की मात्रा क्या है, और स्वयं लिखें वो। तो इसको कॉलेजों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको आत्मसात किया, उन्होंने बहुत स्वीकारा और उसको बहुत सराहना भी किया, जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और आपको बता दूं, अभी जो छंद हम लोग सिखाना शुरू किए हैं, पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक छंद गुरु रायगढ़ जिले से, तो बड़े गर्व की बात होनी चाहिए। और उसमें जितने शिक्षक हैं, लगभग रायगढ़ के जितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनको छंद सिखाया गया। उसके बाद वो विभिन्न पटलों में अभी बहुत अच्छे सक्रिय हैं, सब छंद गुरु के रूप में लिख रहे हैं, जिसका उपज ये रहा, अभी एक भारत गौरव गाथा बोल के एक किताब विमोचन हुआ, जिसका विमोचन हुआ था तंजानिया से। ममता सैनी जी उस पर वो थी, संपादक थी,
उसको मोदी जी ने बहुत सराहना किया। उस पे सभी राज्यों के बारे में चौपाइयां लिखी गई हैं। तो जैसे मैं स्वयं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में मैंने लिखा, तो वो किताब बहुत एक बृहद ग्रंथ है। पूरे भारत के आप जो यूपीएससी का पूरा सिलेबस देखते हैं, पूरा सिलेबस को कॉपी किया गया है, लेकिन पूरे पद्य रूप में, पूरे चौपाई के रूप में। ये पहली ऐसी किताब लिखी गई किसी भी देश के लिए जो पूर्ण रूप से इतना अच्छा पद्य रूप में लिखा गया। ये एक उपलब्धि हुई। उसके बाद हमने इसको देखा क्यों ना हम अपने राज्य के लिए करें। तो आप जो पीएससी के बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ जुड़े हुए होंगे, जानते भी होंगे, पीएससी का जो सिलेबस था, आप इकोनॉमी से लेकर, इतिहास से लेकर, उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन, सारे पूरे पैरामीटर्स हमने कॉपी किया और उसमें 117 प्रकार के छंदों से छंदबद्ध एक किताब लिखी गई, छत्तीसगढ़ दर्शन। वो किताब 1009 पेज की है, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का 2 नॉमिनेशन मिला। उसमें छत्तीसगढ़ के, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही ना 53 साहित्यकार हैं, पूरे भारतवर्ष के 71 साहित्यकार शामिल रहे। सबसे अधिक साहित्यकार रायगढ़ जिले से शामिल रहे। और मतलब आप अर्थशास्त्र को पद्य रूप में लिखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उस समय, उसको हमने निर्वहन किया। उसके बाद एक और अभी शुरू हुआ है, हमने संविधान को हम पूर्ण रूप से पद्य रूप में लिख रहे हैं। वो संविधान का जो किताब है वो भी बहुत अच्छी उसकी रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो 26 नंबर को उसका विमोचन होना है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ साहित्य को अगर मंच में बुलाया गया है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि साहित्य हम क्या कर रहे हैं और ये रायगढ़ किस ओर जा रहा है, उसको दिशा निर्देश देना खासकर युवाओं को बहुत आवश्यक होता है। एक रचना पहले मैं रखता हूँ, जब बेटियों पर बात आती है, या मैं क्या लिखता हूँ, एक छंद रखता हूँ आपके सम्मुख कि सदैव कर्म लिप्त हो महान धर्म कर्मणा, अमर्त सत्य नित्य धारते महान धर्मणा, समुज्ज्वला प्रचंडता बिना न तुंग अश्वना, सुधर्म कर्म के बिना रहे न विश्व विश्वना। तो सुनम्यता धरा धरे धरो तुम्ही सुमंत्र को, ललाट में मढ़ो मढ़ो भभूत सूत्र तंत्र को। तो सुदिव्य हो सुदीप्त हो सुनो सुदक्ष यंत्र को, प्रवीर धीर वीर साथ धरो धरो स्वतंत्र। तो सनातनी सुसाहसी सदा सभी सुशिष्य हो, न जात पात छूत हो, न शूद्र हो न वैश्य हो, और समत्वता कुटुंब का यहाँ वही सदस्य हो, विवेकहीन देश का न ये कभी भविष्य हो। भारत माता की। बहुत सारी स्मृतियां हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। न्योता देने के लिए हम गए और हमने जाना कि जिनको देश के चंद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके व्यक्तित्व पर सबकी स्वीकार्यता है, उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं। तो वो उनकी भी योग गुरु रही है मैम। जोरदार तालियां बजाएं। समय को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे अनुभव है, कुछ अनुभव मैम से हम जानेंगे कि राष्ट्रपति अवार्ड इनको जो है 2004 में मिला था, 3 के अवार्डी थी। इसके लिए भी हम सबको गर्व ये होना चाहिए कि रायगढ़ की बेटी, बहू और माता सभी बनी रायगढ़ की। ये है। हम बातचीत की सिलसिला शुरू करते मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। सब मेरे गुरु को समर्पण। क्या पूछना चाहेंगे, पूछिए। सवाल इन्होंने सबसे पहले तो डरा है कि बेटा पत्रकार बनते हो, पूछो क्या सवाल पूछना चाहते हो। ऐसा व्यक्तित्व है जो कि एक शिक्षिका जो रहती हैं, तो एक मुझे एक वाक्य भी याद आ रहा था, आयरन लेडी के नाम से जो मंसूर है, वो वाला वाक्य मैम वहां से हम शुरू करेंगे। वही कहती हूँ, ये जो बेटा बैठा है उसकी माँ मेरी बड़ी बहन ठीक मेरे घर के सामने रहती थी, और इसके जो मौसी थी, हम लोग सब एक साथ खेलते थे और स्कूल जाते थे। लेकिन ऐसी विडंबना रही, मेरे पिताजी पढ़े लिखे कांग्रेस के प्रमुख थे रायगढ़ के। वो ये चाहते थे कि मेरी लड़कियां हैं, मैं इन लड़कियों को पढ़ा लिखा के बड़े बनाऊं, अच्छा इंसान बनाऊं, और ऐसा अनुकरणीय मेरी लड़कियां बने कि मेरा भी मरने के बाद भी नाम रहे। मेरी बड़ी बहन जो मेरी प्रेरणा स्रोत है, चक्रधर नगर से और वहाँ से प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड हुई है, सरोज पांडे। वो मेरे से 3 साल बड़ी है और इतनी ब्रिलियंट, इतनी अंतर्मुखी, वो बाहर नहीं शो हो पाता है उनका। आगे
आगे पीछे हम दोनों बहन स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। वो मेरी प्रेरणा की स्रोत है, मेरी बड़ी बहन। माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन दीदी ने मुझे रास्ता बताया। दीदी ने कहा, देख सुनीता, पढ़ लेबो तो हमन की जिंदगी बन जाए, पढ़ाई में ध्यान देबो और आगे बढ़ो। उस जमाने में पढ़ाई बड़ा क्लिष्ट, बड़ा मुश्किल। शाम होती थी, 6 बजता था, चलो घर के अंदर। एक तो मारवाड़ी समाज रायगढ़, मुसलमान समाज रायगढ़, उन मुसलमानों के बीच में मैं बढ़ी हूँ, पली हूँ, वो मेरे सब कुछ है। डंके की चोट पे मैं कहती हूँ, मुसलमान भाई, यदि मैं मरती हूँ तो पहले कंधा आप देना। और मैं कभी जात पात नहीं जानती, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, विनम्र निष्ठा से एकादश से वे है। मेरे लिए कोई समाज, कोई जाति, कोई धर्म, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं, सब मेरे अपने हैं। मेरे रायगढ़ के एक एक व्यक्ति, जो छोटा सा बड़ा, बड़ा सा छोटा, जितने हैं महिला बच्चे, सब मेरे अपने हैं। आज इतने साल हो गए, मैं जिंदगी के हर पल, अब तो मैं अंतर्मुखी हो गई। दिन भर सोचती हूँ कि आगे मेरे को क्या करना है। पैर हाथ चल रहे हैं, तब तक मैं कुछ कर लूँ, ये सोचती हूँ। अब बच्चों को बकायदा पढ़ने के समय में मैं देखती हूँ, जाओ समय हो चुका है, घंटी लग गई होगी। वो बच्चे बोलते हैं, चो मैडम आज भी उतने स्ट्रिक्ट है। मैं योग की क्लास शुरुआत की थी, रामदेव बाबा तो आज आए हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यानंद सरस्वती, मेरे पूज्य गुरुदेव, 69 पे मैंने योग की दीक्षा ली और मैंने गुरु बनाया स्वामी सत्यानंद सरस्वती को, मुंगेर वाले को। और उनके शिक्षा में लेकर के मैं अपने स्कूल में हर शनिवार को, मेरी बच्ची लोग होंगे पूछना भला, हर शनिवार को योग की क्लास। पहले मैं बोलती थी, स्वस्थ रहो तब जिंदगी का सार है। मैं योग की क्लास शुरुआत की थी। रामदेव बाबा अभी उभरे हैं, हम थे लड़कियां, हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कष्ट होता था। फिर भी मैं अपने, कहते ना, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नैव सुप्तस्य सब प्रविशन्ति मुखे मृगा। जो परिश्रम करेगा उसको फल मिलेगा। मैंने तो अपने पिताजी को साफ कह दिया था, मैं शादी पर ब्याह नहीं करूंगी, मेरे को देश की सेवा का काम करना है। लेकिन उन्होंने कहा, मेरा कर्तव्य है, मैं तो करूंगा ही। तो कर्तव्य निभाए, तो उनकी कर्तव्य को पूरा करते हुए उसके रायगढ़ में बैठी हुई हूँ। अब मेरे जितनी बच्चियां हैं आज, ऑल इंडिया, यहाँ तक विदेश में भी मेरी बच्चियां पढ़ लिख के आगे बढ़ गई हैं। इतनी खुशी है मुझे कि मैं एक लड़की होके भी, छोटे से रायगढ़ में पैदा होके भी, केलो माँ के किनारे में खेल के हर शनिवार को नहाने जाते थे, तैरना सीखते थे, तैरेंगे बोलते थे, तैरना सीखते थे। और आज भी मैं जो डाई करती हूँ कि मेरे बच्चे देखते रह जाते हैं। हाँ। मेरे बच्चे कहते हैं ना, मम्मी इतनी एज की हो गई, नहीं मम्मी हाथ में लगा रहे, नहीं लगेगा हमको, कुछ नहीं, हम सब ठीक है। इतनापन हम लोगों ने सीखा कि अंदर से घुस के वहां निकलते थे, माथों खेलते थे पानी के अंदर। क्या नहीं, तैरना मुझे बहुत पसंद है। और इसी चीज में स्वामी जी ने मेरे को देखा, संन्यास नहीं दिया बेटा मेरे को। मेरी बड़ी इच्छा थी संन्यास लेके जाऊं, लेकिन नहीं दिया उन्हें। ये कहा, अपना स्वार्थ देख रही है तो समाज मेरा, अपने रायगढ़ मेरा, और अच्छा काम कर, ये सबसे बड़ा संन्यास है। मैं कही, आपकी बेटी होंगी, मैं करके बताऊंगी। जैसे सत्यानंदी स्ट्रिक्ट, वैसे मैं स्ट्रिक्ट। मैं कहा, आपकी बेटी होंगी, मैं करके बताऊंगी। मेरे अंतिम श्वास तक मैं रायगढ़ के लिए, और रायगढ़ के लिए करूंगी आखिरी श्वास तक। मेरा कोई ब्राह्मण समाज नहीं, कोई और समाज नहीं, सब समाज मेरा अपना है। और मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे अंतिम पड़ाव में सबका साथ रहे। और मुझे जैसे केलो नदी का इज्जत है, उसकी बेटी हूँ,
वही इज्जत बना के रख रही हूँ, वैसे इसका सम्मान मुझे विदा करना, और मुझे कोई चाहत नहीं। एक दूसरा, मुझे इतना अच्छा साथी मेरे पापा ने दिया जो बैठे हुए हैं आज के सर को चौबे। प्रणाम और जोरदार सभी सम्मान ये मेरे को कभी किसी चीज के लिए नकारे नहीं, क्या पैसा, क्या रुपया, क्या इज्जत, क्या सम्मान, इनने मुझे आगे बढ़ाने में पूरा सतत प्रयत्न किया है। वास्तव में कहते हैं पति हो तो ऐसा। एक बार जोरदार ताली सबके लिए। और मैं ये कहती हूँ, शादी नहीं करूंगी बोल रही थी, इतना अच्छा साथी मिला कि गंगा से भी पवित्र है, मन से भी पवित्र, कर्म से भी पवित्र है। आज सुबह मेरे को बोलते, सुनीता मेरे को पैसा देगी क्या तू? मेरे को आई हंसी। जो खुद करोड़पति है वो कह रहा है मेरे को सुनीता पैसा देगी क्या? तो मैं क्या करोगे जी? नहीं मेरे को चाहिए। मैं विश्वास नहीं करोगे, इतना करोड़ों रखने वाला व्यक्ति, इतना करोड़ों में चलने वाला व्यक्ति मेरे को बोले पैसा देंगे। जाके भेजता हूँ। मैंने निकाली गड्ढा, ये लो रखो, जो करना है करो। उन्हीं का पैसा है अभी, है उन्हीं का पैसा, मैंने उन्हीं को दिया। तो आज मैं चारों ओर से परिपूर्ण हूँ, कोई चीज की कमी नहीं मेरे को, न शोहरत, न सीरत, न इज्जत, न पैसा, सब बढ़िया। और बताऊं, 2 बच्चे मेरे को गिफ्ट में मिले। मेरे ससुर राष्ट्रपति अवार्डेड एससी चौबे डीएससी थे, डिस्ट्रिक्ट शिक्षा अधिकारी। उन्होंने मुझे मांग के शादी किया और मेरे को बोले तेरे मुंह दिखाई में 2 बच्चे दूंगा। मैं कहा चलेगा, करूंगी। वो दोनों बच्चों को आज मैं दिल्ली में टॉपर बन के हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, दोनों कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मेरे को कोई चीज। 2 साल की बच्ची को आज मैं यूनिवर्सिटी टॉपर बना के दिल्ली में काम कर रही हूँ। और मेरे जैसी है वो लड़की, पूरा काम करेगी, धाम करेगी, पर अभी उसको पीएचडी अवार्ड हुआ, डॉक्टर बन गई, धीरे धीरे पढ़ने लगी, धीरे धीरे करने लगी। तो इसी कारण मैं कहती हूँ, रायगढ़ की बेटी संघर्ष में जीती है। रायगढ़ की बेटी हर क्षण संघर्ष है, लेकिन संघर्ष को जैसे समुद्र पार करके आगे बढ़ता है वैसे हम बढ़ते जाते हैं। ये संघर्ष हमको गिरा नहीं सकता, हमको ऊंचाइयों पे लेके रखेगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारा वही सम्मान, वही इज्जत जो माँ बाप ने हमें रास्ता बताया, जो गुरुदेव ने हमको रास्ता बताया, वो रास्ता मिले। और अंतिम पड़ाव, हे भगवान ऐसा करना कि मैं केलों के किनारे पे ही जाऊं, मेरी अंतिम इच्छा। इतना करके बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम लगातार सुनना चाहते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं और हम चाहेंगे, रायगढ़ की बेटी हैं और माता हैं, रायगढ़ महतारी भी हैं, तो आप सब इनसे ऐसे भी जाकर, मुझे ऐसा लगता है इतनी सारी अनुभव है जो आप इनसे सीखे, जाने, इनके जो तजुर्बे हैं। अभी तो हम केवल 10% हमने बातचीत की है, बहुत ऐसे ऐसे अनुभव है जो मुझे बहुत गर्व हुआ। नहीं, एक चीज मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। मैं गर्मी की छुट्टी हुई तो 2 महीना के लिए मैं गई मुंगेर। कर्पूरी ठाकुर, ज्योति बसु, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों योग क्लास के लिए आए हुए थे और वो योग क्लास में संचालित कर रही थी। तो स्वामी जी बोले, सुनीता तेरे शिष्य लोग को तो देख। हैं? मैं क्या, मैं अटल जी को पहचानती हूँ, ज्योति बसु को पहचान, ये कौन है? ये कर्पूरी ठाकुर यहाँ का होल सोल है। उन तीनों का मैंने योग क्लास लिया। और जब मेरे को अटल जी मिले दिल्ली में, मेरा बच्चा क्या बोलता है, ए माँ बड़े बड़े आदमी में संग में जा हंसते हैं, मुझे डर लगा क्यों नहीं जाऊं, ए माँ नहीं जाऊं। मैं क्या, अरे दोस्त वो तो दादा है। तो उसको मैं हाथ को पकड़ के मंच में लेके गया ना, तो डरते मंच में जा रहा है। तो अटल जी उसको गोदी में बिठा ली, बोलते अरे तेरी मम्मी मेरे गुरु है। तो ऐसे जिंदगी में आज वो दोनों बच्चे अपने फील्ड में उतना ही नाम कमा रहे हैं। तेरे झुमके संग मेरा दिल भी झूल रहा है, तेरे झुमके संग मेरा दिल भी झूल रहा है, लेकिन अच्छा है इसी बहाने से तेरे गालों को चूम रहा है।
तेरे झुमके संग मेरा दिल भी झूल रहा है, लेकिन अच्छा है इसी बहाने से तेरे गालों को चूम रहा है। तेरी पाजेब के साथ मेरी धड़कन भी थिरकती है, तेरी पाजेब के साथ मेरी धड़कन भी थिरकती है, लेकिन इसी बहाने से मेरी सांसें तो चलती है। तेरी पाजेब के साथ मेरी धड़कन भी थिरकती है, लेकिन इसी बहाने से मेरी सांसें तो चलती हैं। तेरी नाक की नथनी, तेरे नाक की नथनी जो तुम्हारे नखरे उठा रही है, तेरे नाक की नथनी जो तुम्हारे नखरे उठा रही है, लेकिन इसी तरीके से मेरी ख्वाहिशें जता रही है। तेरे नाक की नथनी जो तुम्हारे नखरे उठा रही है, लेकिन इसी तरीके से मेरी ख्वाहिशें जता रही है। तेरा मंगलसूत्र जो गले लग शोभा दे रही है, तेरा मंगलसूत्र जो गले लग शोभा दे रही है, लेकिन अच्छा है तुझ पे मेरा ही हक जता रही है। रायगढ़ से रहने वाला हूँ और आपके सामने एक प्यारा सा गीत। ओरे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ओरे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के दिन के अंबर से चुन के अंगना में फिर आजा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहाँ फिर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। कि यार तूने क्यों ऐसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के बिना समझ में सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। जितने नगर में शहर तू बसा ले पिया।
कि रास्ते बता रहे, कोई मंजिल बता रहे, भटके हुए साथी यहाँ साहिल दिखा रहे। तुमने तो फूल को भी पल में सूल कह दिया, हम सूल को भी फूल के काबिल बना रहे, हम सूल को भी फूल के काबिल बना रहे। तब मैं कहता हूँ कि दिल से दिल को जोड़े ऐसी बात करता हूँ, दिल से दिल को जोड़े ऐसी बात करता हूँ, इस पावन प्रांगण को अर्पित अपने जज्बात करता हूँ। और आप मुझे तालियों की बौछार दे देना, मैं शुरू काव्य रस की बरसात करता हूँ। तब मैं कहता हूँ, चूंकि युवा साथी यहाँ बैठे हैं, सुने कि जादू तेरी बातों का भी चल जाएगा अवश्य, वाणी तेरी शहद से तर होनी चाहिए। जादू तेरी बातों का भी चल जाएगा अवश्य, वाणी तेरी शहद से तर होनी चाहिए। चाहते हो तुम यदि रति जैसी नायिका, तो कामदेव साधना प्रखर होनी चाहिए। रोज रोज देखते हो चांद जैसे मुखड़े को, चांद को भी इसकी खबर होनी चाहिए। स्वप्न जब देखते हो आसमान छूने का, तो आसमां के पार भी नजर होनी चाहिए, आसमां के पार भी नजर होनी चाहिए। और चूंकि यहाँ युवा साथी बैठे हैं, तब मैं 4 पंक्ति उन्हें समर्पित करता हूं कि ध्रुव जैसा एक लक्ष्य साध कर बढ़े चलो, राह रोके उन सब जंजीरों को तोड़ दो। ध्रुव जैसा एक लक्ष्य साध कर बढ़े चलो, राह रोके उन सब जंजीरों को तोड़ दो। तन मन में उमंग बन कर बजरंग, रावण सी शक्तियों के घमंड मरोड़ दो। असत्य के घर में भी सत्य पर अड़े रहो, विदुर सा नाता सदा सत्य संग जोड़ दो। बाज जैसा ऊंचा यदि उड़ना जो चाहते हो, गली वाली तितली के पीछे जाना छोड़ दो, गली वाली तितली के पीछे जाना छोड़ दो। तब मैं कहता हूं कि मैं जो होता राम, मेरा नाम तेज राम है, क्या रखेंगे। मैं जो होता राम स्वर्ण मृग तुमको देता, तुमको पाने हेतु दशानन से लड़ लेता। पर मैं तो हूँ तेज, पर मैं तो हूँ तेज, राम यदि बन भी जाऊं, प्रभु के जैसा त्याग धैर्य बल कैसे पाऊं, प्रभु के जैसा त्याग धैर्य बल कैसे पाऊं। तब मैं कहता हूं कि दूसरों की कमियों पे लोग खूब हंसते हैं, खुद का हो परिहास कोई नहीं चाहता। हम दूसरों पर हंसना चाहते हैं, दूसरों की कमियों पे लोग खूब हंसते हैं, खुद का हो परिहास कोई नहीं चाहता। खुशी निज आंगन की सबको ही भांति, किंतु खुशियों का हो विन्यास कोई नहीं चाहता। भारत की पहचान गांवों को बताते, किंतु उसी गांव में विकास कोई नहीं चाहता। और राम जैसा नाम यहाँ चाहते हैं सभी, किंतु राम जैसा वनवास कोई नहीं चाहता। तब मैं कहता हूँ कि नेक कर्म उत्तम चरित्र, नेक कर्म साफ नियत उत्तम चरित्र, यही बस काम आएंगे। जितना दुर्गम पथ होगा उतने सुखद परिणाम आएंगे, जितना दुर्गम पथ होगा उतने सुखद परिणाम आएंगे। राधा बनकर पुकारोगे तो मिल जाएंगे कन्हैया, मन कर लो सबरी सा पावन, जूठे बेर खाने श्री राम आएंगे। राजा चक्रधर का रायगढ़ है। उद्योग तो अभी 20-30 साल से आए हैं। रायगढ़ का एक अपना इतिहास है, यहाँ की साहित्य कला सभी चीज़ों में कलाधानी भी है रायगढ़ हमारा। तो रायगढ़ तो बहुत सुंदर रहा है, लेकिन अभी चूँकि जनसंख्या का दबाव हो गया है और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा शहर का तो नहीं हो पाया, लेकिन लोगों की जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से। तो चूँकि सड़कें सकरी है, गलियों का शहर था रायगढ़ पुराने काल में, और रायगढ़ ठीक से फैल नहीं पाया है, बेतरतीब है। मैं अपनी अगर शब्द में कहूँ, रायगढ़ को बहुत सुंदर बनाने की आवश्यकता है। यदि मुझे कभी अवसर मिलेगा तो जरूर इसमें प्रयास करूँगा, और या जिनको अवसर मिला है उनको सहयोग करूँगा। क्या बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जब रायगढ़ की बात आती है तो एक नाम जब पूरे रायपुर या कहीं पे भी जाती है ना, तो आप ये बताइए सर कि रायगढ़ में इतने सालों से आप हैं, कि सुरता कैसे है आपका? रायगढ़ और सुनील जी, सुरता नहीं बहुत अच्छा है। मैं रायगढ़ और सुनील तो एक ही है, सुनील और रायगढ़ और सुनील में कोई अंतर नहीं है। रायगढ़ में मेरी आत्मा है। रायगढ़ का मेरा जन्म भले खरसिया में हुआ है, लेकिन रायगढ़ में मैंने पढ़ाई भी की है, कॉलेज भी पढ़ा है मैंने। और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्लेस होने के कारण पुराना रायगढ़ जसपुर तक था, जिला तक भी, अब रायगढ़ से ही सारे काम होते थे। तो रायगढ़ से पुराना नाता है। और रायगढ़ शहर में तो अभी पिछले 20 वर्षों की यात्रा की बात कहूँ तो
चाहे कि मीडिया हो, चाहे कि समाज के हो, सब समाज के हो, एक एक व्यक्ति से मुझे लगाव है, एक एक घर से मुझे लगाव है, यहाँ की हवा से मुझे लगाव है रायगढ़ की। तो रायगढ़ के बारे में जितना कहूँ कम है, और जितना हो सकेगा रायगढ़ के लिए करना करवाना है। आप पर्यावरण के क्षेत्र में भी वृक्षारोपण की बात आती है, गिनती में है कितने ऐसे आपने कैसे करा, शुरुआत कैसे हुई? जी जी, सर्वप्रथम तो आपको बताना चाहूँगा कि रायगढ़ में जब उद्योगों ने पाँव पसारा तो निश्चित रूप से जब कोई विकास होता है तो कहीं न कहीं क्षति भी होती है। कोई क्षति हुए, पर्यावरण की क्षति हुए बिना आप विकास संभव नहीं है। आप इस होटल में बैठे हैं, जब होटल नहीं बना होगा तो पेड़ होंगे यहाँ पर भी। आज पेड़ कट गए तब होटल बना। आप कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, सड़क बनाए, बिल्डिंग बनाए, भवन बनाए, रेल मार्ग बनाए, उद्योग लगाए, जिस जगह में आप निर्माण कार्य करेंगे उसी क्षेत्र में आपके पेड़ कटेंगे, उसके बिना संभव नहीं है। और लायंस क्लब से मैं 2004 में जब जुड़ा तेज जी, और सेवा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा। वैसे तो हमारे पिताजी के ज़माने से हम बचपन से सब देखते आए हैं, लेकिन अगर मैं संगठित होकर संस्थाओं के माध्यम से बात करूँ राजनीति से पर हट के, तो लायंस क्लब से जब पहली बार अवसर मिला तो पहले हम लोग सांकेतिक पौधे लगा देते थे, फोटो खिंचवा लेते थे। तभी मैं कहता था फोटो खिंचवाना बुरी बात नहीं है, ठीक है मैंने फोटो खिंचवा लिया, मैं नाटक कर रहा हूँ, तो लेकिन दूसरे लोग प्रेरित हो गया, मान लो सही काम कर लेंगे तो भी लाभ ही है। तो इसीलिए मैं प्रदर्शन का विरोधी नहीं हूँ, आप प्रदर्शन कीजिए लेकिन सच्चे कामों का, आप काम करके प्रदर्शन कीजिए, झूठा नहीं। तो पर्यावरण की बात आई तो मैंने देखा कि अब पौधे नहीं लगाना चाहिए, वृक्षारोपण पेड़ लगाना चाहिए। तो सब ऐसे ये मैंने इनसे सीखा है, ठीक है। आपको ये लगेगा कि मैं रायगढ़ में रहता हूँ, रायगढ़ में क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या है। तो संभावनाएं बहुत हैं, और ये संभावनाओं का जो दृष्टिकोण है ना, वो मुझे आज से लगभग 12-13 साल पहले भी, जो एक डांडिया तुषार कपूर वाला शो था, तो उस शो में मेरी पहली मुलाकात एज अ फोटोग्राफर ही मैं वहाँ गया था, और भैया से मेरी मुलाकात हुई और कुछ समय इनके साथ बिताने का मौका मिला। फिर मैं इनके साथ काफ़ी समय रहा, कुछ सीखा, और मैंने इनसे एक चीज़ सीखी जो इन्होंने अभी फिर बताई आप सबको, कि अगर हम लोग अपना काम अच्छे से करते रहेंगे ना तो सब काम सरल हो जाता है। आप अपेक्षाएं रखते हो, आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सोचते हो, इसलिए आपका मन भ्रमित रहता है। इनके साथ आप रहोगे, मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि आपके अंदर एक पॉजिटिव नेचर आएगा, एक पॉजिटिव थॉट आएगा। और जब तक भैया हमारे लायंस क्लब के अध्यक्ष थे, रायगढ़ में कोई भी कार्यक्रम, कोई भी चीज़, कोई भी हमारे छोटे दोस्त भाई लोग जो भी इवेंट करते थे, कुछ भी होता था, वो जश्न की तरह होता था। जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हम बहुत गंभीर विषय पे बातचीत कर रहे थे, हमने लाइट करने के बाद में हम फिर स्टार्टअप में आते हैं। प्लीज कंटिन्यू। तो उन मुश्किलों को जो चैलेंज समझकर एक्सेप्ट करता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है ना। जैसे बोलते हैं कि अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है तो बार बार गिरना और संभलना पड़ता है, तो स्टार्टअप भी वैसे ही है। आप आइडिया सोचो, काम करो, एग्जीक्यूट करो, जब तक आप गिरोगे नहीं, रिजेक्ट नहीं होगे, तब तक आप सीखोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत महत्वपूर्ण बात ऐड करूंगा मैं कि लोग एग्जाम में कितने बार फेल हो सकते हैं, कितने बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, इससे ज़्यादा वो गिव अप कर देंगे। 100 बार भी हो सकता है। 100 बार। चलो, एक स्टार्टअप में हम 2018 से लेके अभी तक, मतलब मान के चलिए कम से कम 1000 जगह रिजेक्ट हुए, 1000 जगह रिजेक्ट। ये ऑफिशियल रिजेक्टेड वाला जो मेल है ना, वो मेरे पास स्क्रीनशॉटेड है ना। तो 1000 बार रिजेक्ट होने के बाद हमको है कि चलो करते जाते हैं। तो रिजेक्शन से, स्टार्टअप से आदमी ये सीख सकता है लाइफ में कि रिजेक्शन तो आते रहेंगे। हमारे पास 1000 है, किसी के पास 10,000 है, क्या पता जो 10,000 के बाद एक पॉइंट है वो आपको क्लिक कर जाए और आप ऊपर पहुंच जाओ। क्या बात है। बाकी जब बल्ब की बात आती है तो बल्ब जब अस्तित्व में आया तो उस समय एक चीज बातचीत होती थी कि भाई इतने सारे असफल प्रयास हुए, 100 बार, 200 बार, जितने बार हुए, तो बोले कि आप तो असफल है ना। तो उन्होंने बोला कि मैंने इतने बार ये सीखा कि ऐसे इस काम को नहीं किया जाता या ऐसे नहीं बनाया जाता। तो ऐसी वाली बात हो जाती है। चलबो इंडिया की बात, नामकरण कैसे किया, ऐसे सवाल हुए थे क्या? हाँ, नाम कैसे रखे आप? नामकरण का पीछे कहानी है कि हम पहले आइडिया लेके नहीं आए थे, हमने नाम लेके आए। क्या बात, शीर्षक पहले, फिल्म से पहले शीर्षक लेके आए। तो
नाम का ऐसा है कि हम हमेशा कॉलेज से आते थे, स्टार्टअप करना है फिक्स हो गया कि चलो कंपनी रजिस्टर करनी है, स्टार्टअप करना है। अब नाम के लिए हर दिन 4 से 6 मैं, किशोर और मेरी दीदी बैठ के बस पेपर पे लिखे जा रहे हैं, हाँ ये नाम, फिर उसके बाद डोमेन जाके सर्च करते थे, नहीं ये रिजेक्टेड है। कभी यात्रा, कभी यात्री, कभी सफर, सफरनामा, सारे नाम हमने ट्राई कर लिए। फिर अचानक से क्लिक किया चलबो। तो चलबो कनेक्ट करने के पीछे रीजन ये भी रहा कि ये ऐसा नाम है जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार सारे जगह को कनेक्ट करता है। आप चलबो छत्तीसगढ़ी में बोलो, उड़िया में बोलो, सब जगह मतलब वही निकलेगा, बस प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो इस तरह से हमने नाम डिस्कवर किया 3 महीने। बहुत बढ़िया, 3 महीने का सफर रहा। इसके पीछे की जो फहरिस्त है वो स्टार्टअप में असफल होने के साथ साथ की जो कहानियां हैं बहुत महत्वपूर्ण थी। इस पैनल में इसलिए भी आप करें कि रायगढ़ से निकलकर रायपुर जैसे जगह पे अपना पहचान बनाना और ओवरऑल इंडिया में काम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इसके लिए आप सभी बहुत बधाई की पात्र हैं दोस्त। दलोक मीडिया के बहुत स्वागत है सर आपका। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आपके जो पृष्ठभूमि रही है, मनीष से मनीष कैसे बनते हैं और जन्मक्रम कैसे बनता है जी। आपका शुक्रिया। मेरी शुरुआत वन विभाग से होती है। आई वॉज इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहाँ पर मैं 1996 में सर्विस में आया था। 2009 तक मैं वहाँ सर्विस में रहा हूँ और वन विभाग में उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो आप जानते हैं कि भाई वन विभाग मतलब लकड़ी चोरी को पकड़ना है और जो भी इस तरीके के वन अपराध होते हैं, एक पीओआर होता है जैसे पुलिस में एफआईआर होती है। तो एक उसका पार्ट है जो कि यूजुअल गवर्नेंस का एक डंडा मारो डिपार्टमेंट होता है। एक उसका दूसरा भी पहलू है जिसमें वनवासियों के विकास के लिए भी चीज़ें होती हैं। और जिस समय मैं वहाँ पे था उस ज़माने में वन विभाग में कुछ समितियाँ वगैरह बन रही थी, वन समितियाँ, वन सुरक्षा समिति, ग्राम वन समिति, और वो जो सेक्शन था आई वॉज डीलिंग विद दैट। उसमें लोगों की ट्रेनिंग करना, बातचीत करना, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें काफ़ी निर्देश आते थे, अंग्रेजी में होते थे, मुझे वो दे दिया गया था। आई वॉज ऑलमोस्ट जूनियर, लेकिन उसको ड्राफ्ट करना और उसके हिसाब से फिर कंटेंट बनाना, ट्रेनिंग करना। तो उस दौरान में लोगों से बातचीत करना और उनकी जो सोच है, एक तरफ हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसको लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं, जो चैम्बर में बना हुआ प्रोजेक्ट होता था। और जब हम वहाँ फील्ड में जाते थे तो देखते थे कि लोगों के एस्पिरेशंस थोड़ी सी अलग हैं। ये दोनों चीज़ें अगर सुपर इम्पोज हो जाती हैं तो निश्चित रूप से वो चीज़ सफल होगी, लेकिन दोनों को अगर अलाइन नहीं किया गया, कितना भी अच्छा आपने ड्राफ्ट किया हुआ हो, वो संभव नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें तो मैंने वहाँ से सीखी थी। और उसके साथ साथ कुछ इस दौरान में मेरा और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए काम कर रहे थे, तो उनको देख करके मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। एक उड़ीसा से एक आए थे, एक मनोज पटनायक साहब थे, RCDC करके उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, वो एक स्टडी करने के लिए आए थे। खरसिया के पास में एक समिति है कुनकुनी, वहाँ पे वो बहुत अच्छी काम कर रही। वहाँ उनके साथ 2-3 दिन में रहा एंड द वे ही वाज डिफाइनिंग द फॉरेस्ट पॉलिसीज, मतलब 1987 में जो 27 में जो फॉरेस्ट का एक्ट आया था, या उसके पहले जो एक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री हुआ करती थी, और उसके बाद फिर ये विभाग जब आता है और वो किस तरीके से नेचुरल संसाधनों के ऊपर कब्जा करता है। मैं कहूँगा कब्जा करता है बिकॉज पहले तो वो कम्युनिटी का था, अब वो कहा गया कि हम ये हमारा है और आपको हमसे राइट लेने पड़ेंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लगातार मैं कार्य करता रहा, रायगढ़ में परिचय बनता गया। तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हें नेहरू के अंदर से जुड़ना चाहिए संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस समय मैंने आपका नाम जरूर सुना था कि जनमित्रम से आपको मिलना चाहिए, मनीष सर से करके, परंतु मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से आपसे आज चर्चा करने का मौका मिला, ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तेज जी को। ये दलोक मीडिया का लोकनायक है जो सम्मान कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी लाइन है संगवारी जंक्शन कि अलग अलग क्षेत्र के लोग संगवारी हैं, फ्रेंड्स हैं, वो एक जगह पे, जैसे बिलासपुर बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है देश को, वो वाला। तो रायगढ़ जो होता है काफी सारी चीजें हो जा रही है। तो सवाल सवाल सर ये सवाल था कि आपने सुना होगा थोड़ा सा अभी उभरता हुए एक नया संस्था है हमारा नवांजोर वेलफेयर फाउंडेशन, जिसको मैं उसका को फाउंडर हूँ। और रही बात उसकी फाउंडर की, तो वो तेजराम साथी जी हैं जो यूनिसेफ के साथ सुकमा में जिला समन्वयक के रूप में है। उन्होंने और मैंने अपनी नई सोच के साथ नवांजोर की शुरुआत की थी, परंतु हमने ये नहीं सोचा था कि इस क्षेत्र में हम समाज सेवा की ओर आगे बढ़ेंगे और एनजीओ सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। हम इस उद्देश्य से उसका
पंजीयन कराए थे कि नेहरू युवा केंद्र में एक जिला स्तरीय पुरस्कार होता है युवा मंडल का और राज्य स्तर पर। तो हम ये सोचे थे कि शायद जिला स्तर पुरस्कार के लायक हैं हम, और रही बात 2 वर्षों से जिला स्तर पुरस्कार हमारे नाम रहा है। बहुत बढ़िया। पर अब इच्छा ये है सर कि हम एनजीओ क्षेत्र में आगे बढ़े, तो कृपया मार्गदर्शन करें सर कि नवा अंजुर को हम किस प्रकार और कार्यों के साथ जोड़े और आगे बढ़ पाए, समाज से कैसे और अच्छे तरीके से जुड़ पाए। इनके आंसर जब होगा तो और भी जो युवा साथी हैं बहुत गौर से सुने, क्योंकि जो अनुभव है इतने वर्षों का वो आपको एक जगह पे मिल रहा है, और वो एक किताब जब हम पढ़ लेते हैं तो फिर पूरा का पूरा किताब है, तो बहुत प्रैक्टिकल आपको नॉलेज मिलेगा। तो सर उनके सवाल बढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा पीछे जाता हूँ। आप इस बात को समझिए कि एनजीओ क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले ये समझिए कि उसमें पहला शब्द लगा है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यस, so whatever is not government organization, what is not the government organization is a non-government organization। ठीक है, यानी कि सरकार जो काम कर रही है बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उससे अलग जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो नॉन गवर्नमेंट हुए। यानी कि अंबानी भी नॉन गवर्नमेंट है। कोई भी फॉर प्रॉफिट कंपनी 4 प्रकार की होती है, सोसाइटी होती है, ट्रस्ट होती है, कंपनी होती है, एक हमारी जैसे हम सोसाइटी होती है। ये 4 तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ हो गया उसको साइड कीजिए। अगर वो गवर्नमेंट नहीं है तो वो नॉन गवर्नमेंट है, और नॉन गवर्नमेंट हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। वो फॉर प्रॉफिट हो सकती है कोऑपरेटिव के रूप में, या कंपनी भी हो सकती है, या सोसाइटी हो सकती है, उसके अलग अलग लीगल फॉर्म है वो, और एकेडमिक इशू हो जाता है। द थिंग इज एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बेसिक में आप जाएंगे तो आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, साहस, श्रम और पूंजी, है ना। तो ये तीनों चीजों को अगर ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है आपको, तो साहस आपने दिखाया है, आपने एक नई चीज को करने के लिए, लेकिन श्रम चाहिए, उसके लिए आपको पेमेंट देने की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। साहस में एक विचार भी शामिल है, वो विचार जो कि पहले न चल रहा हो। तो कहने का मतलब ये साहस सब पूंजी से आपको ध्यान आता है, ये मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज हो गई। तो वित्त का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टीम की बिल्डिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जिस विषय पर आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपका एक तकनीकी नजरिया होना चाहिए। जी, मेरा नाम छोटू दे है और मैं रायगढ़ में रहता हूँ, और मैं एक क्रिएटर हूँ, इंस्टाग्राम क्रिएटर हूँ, और मैं रोड की समस्याओं पर वीडियो बनाता हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि जो भी समस्याएं होती है वो जितने भी लोग हैं सिर्फ देखने का काम करते हैं, और मैं जो हूँ मैं दिखाने का काम करता हूँ, और जो जनताओं की आवाज़ होती है मैं उनको उठाने का काम करता हूँ। जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती आवाज़, मैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करता हूँ। हम लोग देखते रहते हैं जो भी सड़कें बनती है वो सिर्फ 2-4 दिन की ही मेहमान होती है, फिर बंजर बन जाती है। कई छोटे बड़े गड्ढे उस पर पड़ जाते हैं, और जिसे हम कहते हैं कल के भविष्य, जिसका नाम है छात्र, उन्हीं छोटे बड़े गड्ढों से होकर वो गुजरते हैं। और जब मैं उनको देखता हूँ उस छोटे बड़े गड्ढों से होकर, तो मुझे उनको देखकर लगता है कि उनका भविष्य खतरे और गड्ढे में है। तो मैं ऐसे ही समस्याओं को आप लोगों के सामने उजागर करता हूं, ताकि ये जो समस्या है वो सरकार तक पहुंच जाए और जल्दी से सुलझ जाए। क्योंकि ऐसी अगर समस्या भविष्य में बनी रही तो यकीन मानो मेरे जो भी हैं भाई और बहनों, इस रोड की वजह से एक की नहीं 1000 ऐसे ही 1000 समस्याएं आप लोग के सामने आती रहेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अभी तो बहुत ज़्यादा डर लग रही है, क्योंकि यहाँ सामने बोलना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और तेज साहू लक्षद्वीप और सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक नया कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया। साहू जी मेरे पास लाइब्रेरी मिलने आए थे, उन्होंने बताया अपना कॉन्सेप्ट जो है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है सर, और समय देंगे करके, तो अच्छा लगा। अभी तक जो है अलग अलग फील्ड से सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। बहुत से लोग परिचित होंगे शतरंज से, और शतरंज के विषय में एक छोटा सा बताऊंगा
ये जो खेल था पहले जो है अभी भी बहुत लाइमलाइट में नहीं आया है और कंटिन्यू हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैं जब 5th क्लास में था तो मेरे को याद है गर्मियों की छुट्टी में मेरे पिताजी ने ऐसे ही सिखाया था मुझे, और उस समय शतरंज बहुत ही मैंने दबा हुआ चीज़ था। मैं खुद भी जैसे क्रिकेट खेलता था, फिर हमने देखा सोचा कि क्रिकेट में जैसे जा रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही है, और ये क्या है, ये टाइम लिमिट इसमें नहीं है जैसे अभी भी मैं खेलता हूँ। तो फिर मैं इसमें आ गया जो है चेस में, और आते आते पहले तो ये था कि इसको प्रोफेशनल अपन खेलें ऐसा था। तो उस समय स्कूलों में ये शामिल नहीं था, ये खेल जो है कॉलेजों में शामिल था। तो वहाँ हम बहुत इंतज़ार करते थे कि कब कॉलेज पहुँचेंगे तो उसमें यूनिवर्सिटी खेलेंगे, ऐसा करके ये था। फिर उसके बाद कॉलेज खेले, यूनिवर्सिटी वगैरह खेलते गए, और जॉब जो है जल्दी आ गई जो है 98 में शिक्षा विभाग में मैं जॉब में आ गया। उसका ये अच्छा रहा कि जो DPI होता है लोक शिक्षण संचालनालय में रायपुर की हेड ऑफिस राज्य की, तो जब मैं जॉब में आया तो पर्सनली और राज्य संघ से ऐसा कहा कि हमने बार बार लेटर लिखा इनको, सचिव स्कूल शिक्षा को, संचालक को, कि शतरंज को स्कूल गेम्स में शामिल करें, क्योंकि जब स्कूल गेम्स में शामिल होगा तभी उसमें कुछ ग्रो हो सकता था। तो 2004 में फिर स्कूल गेम्स में शामिल हुआ था। पहले जो है ये शामिल नहीं था, क्रिकेट वगैरह जो पॉपुलर गेम्स वगैरह ये सब शामिल थे। और अभी की स्थिति में देखेंगे तो ये बहुत अच्छा प्रयास भी है कि पूरे छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक मुख्यमंत्री जी ने पहल किया, तो बहुत छोटे छोटे खेल, तो खेल वस्तुतः होता क्या है, हमारी जो शारीरिक मानसिक मतलब हम प्रफुल्लित रहें, थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए, वही चीज़ है। तो अभी देखेंगे जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक में भंवरा है, ये सब जो कंचे वगैरह, तो कोई नहीं सोचा था कि ये होगा, और बहुत बड़े लेवल पे होता है। और चूंकि शिक्षा विभाग से हैं अपन, छत्तीसगढ़ ओलंपिक को हम ही ऑर्गेनाइज कराते हैं सारे स्कूल में संकुल लेवल पे, और इसके फिर राज्य स्तर तक वो अभी जा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे खेल से अपन अवगत हो रहे हैं उसमें। तो शतरंज भी इसी तरह एक दबाव खेल था जो है, और हमने प्रयास करके भी इस लेवल तक लाया। और ये था उस समय की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग जो होती है, विश्व शतरंज संघ इसको देता है, FIDE जो है। आज़ादी से पहले रियासती दौर में ही हो चुकी थी। तब की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में उसके कैरेक्टर में ही बहुत अंतर है। तब की पत्रकारिता में एक मिशन था कि भारत आज़ाद कैसे हो, आज़ादी का मिशन था, स्वतंत्रता के लिए पत्रकारिता की जाए, उसका कोई व्यावसायिक पहलू नहीं था। तब रायगढ़ में माखनलाल चतुर्वेदी का कर्मवीर पत्र आया करता था। यहाँ के बंदे अली फातमी के संवाददाता थे। यहाँ के पत्रकार एक तरफ तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिख रहे थे और दूसरी तरफ राजा रियासत के खिलाफ भी लिख रहे थे, रियासत के अत्याचारों के खिलाफ भी लिख रहे थे, और रियासतों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे थे। उनमें से एक बंदे अली फातमी थे, वो कवि भी थे। तो उनको राजा की तरफ से एक लेख के चलते, कर्मवीर में उनके एक लेख के चलते रियासत के खिलाफ उनको पिटवाया गया था। राजा के गुंडों ने उनको सड़क चौराहे पर पिटाई की। मैं खुद से लड़ता, मैं खुद से क्यों जलता हूँ मैं। I just wanna die, let me go. Nobody knows me where I can go. What I got, I don't know. Why I'm feeling like a sad and low. हम खुद से ही जीतते, हम खुद से क्यों हारते, दुनिया से तंग होकर खुद को क्यों मारते, सारी सारी रात अफसोस में क्यों जागते, आती जब भी मुश्किल खुद से क्यों भागते, देते सब दर्द पर दुआ हम क्यों बांटते, दूसरों के लिए हम वक्त क्यों है काटते, खुद के दिल में कभी हम क्यों नहीं झांकते, पास अपने सब पर
पर खुदा से क्यों मांगते? कब तक डरता रहूं मैं अपने आप से, कब तक लड़ता रहूं मैं अपने बाप से? जिंदगी में मेरी बस ख्वाहिश है इतनी, मेरे माँ बाप को जाने मेरे नाम से। जिंदगी में देखे मैंने बहुत सारे हाथ से, दोस्त मेरे इतने गिन लूं एक हाथ से। जब आए मेरी मौत मैं मरना चाहूँ शान से। ये कैसी दुनिया जहाँ जिस्मों के भी ध्यान में, आज भले एक कल होंगे लाखों, कपड़ों में नहीं दिल में मेरे झांको। कैसे भूल जाऊं भाई मैं वो दिन जब रोते देखा सामने है मैंने मेरी माँ को। कौन मुझसे दूर है कौन है मेरे साथ में, जिंदगी है मेरी पर ना मौत मेरे हाथ में। हर दिन करता मैं जम के हूँ मेहनत, कोई बंदा कलाकार नहीं बस एक रात। खुद से ही क्यों डरता हूँ मैं, खुद पे क्यों मरता हूँ मैं, खुद से क्यों लड़ता हूँ मैं, खुद से क्यों जलता हूँ मैं। I just wanna die, let me go. Nobody knows me where I can go. What I got, I don't know. Why I'm feeling like a sad and low. हम किसी से ना मिलने के लिए मैं तो काबिल हूँ, खुद के ही सपनों का खुद ही मैं तो कातिल हूँ। मैं तो यहाँ खुद को करना चाहता हासिल हूँ, खुद की ही मौत में खुद ही मैं तो शामिल हूँ। तू है एक दरिया तो पूरा मैं एक साहिल हूँ, जो है दिल में तेरे करता वही जाहिर हूँ। तुझे क्या पता I'm asking to the God, भगवान मेरा जाने भाई मैं किस चीज में माहिर हूँ। जो भी मेरे हक का